नरेश की लाश 2 दिनों के बाद एक कुएं से बरामद हुई थी। दुर्गंध फैल रही थी। तब लोगों को पता चला था कि कुएं में लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। नरेश शहर का जाना माना व्यवसायी था। पिता की मौत के बाद सारा कारोबार वही संभाल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी व्यस्त रहता था। वो सुबह घर से निकलता था तो रात को 10 बजे से पहले लौट नहीं पाता था। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए वो उसे लेकर शहर के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट लेकर अलग से रह रहा था। ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत थी। शादी के बाद अभी 1 साल ही बीता था कि ये हादसा हो गया। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करने पहुंची तो पहला सवाल यही किया, आपको किसी पर शक है? नहीं, सुबकते हुए ऐश्वर्या ने कहा। याद कीजिए, आपके पति का कभी किसी से लेन देन को लेकर विवाद तो नहीं हुआ था जिसका उन्होंने आपसे जिक्र किया हो। वो बिजनेस की बातें घर पर बिल्कुल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ऐश्वर्या ने जो बताया था उसके अनुसार नरेश का बनारसी साड़ियों का काफी बड़ा कारोबार था। काम की अधिकता की वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही हो पाता था, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था। इस फ्लैट में आए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे। गार्ड के अनुसार वो ठीक ठाक आदमी था। नरेश के बारे में गार्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका। नरेश बड़ा कारोबारी था, इसीलिए शहर के व्यवसायी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफी दबाव बनाए हुए थे। बार बार आंदोलन की धमकियां दे रहे थे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाए हुए थी। नरेश की किसी व्यापारी से दुश्मनी तो नहीं थी, इसके लिए उसके कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उन सब का कहना था कि रुपए पैसों के लिए उन्होंने अपने मालिक को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह शायद नरेश से घर वालों की नाराजगी थी। पुलिस ने नाराजगी की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि नरेश ने प्रेम विवाह किया था, इसीलिए घर वाले नाराज थे। पुलिस को लगा कि इतनी सी बात के लिए कोई अपनों का खून नहीं कर सकता। इसके अलावा नरेश ऐसी बिरादरी से थे जो शुद्ध व्यवसायी होती है। ऐसे लोगों के बारे में कत्ल की बात सोचना भी ठीक नहीं था। पुलिस ने नरेश के सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच की। उनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। घूम फिरकर शक की सुई ऐश्वर्या पर आ टिकी। इस प्रेम विवाह से नरेश के घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं था। इसके बावजूद नरेश भाइयों के साथ ही बिजनेस कर रहा था। सभी पहले की ही तरह मिलजुल कर काम करते थे। नरेश अपनी मां से मिलने घर भी जाया करता था। फ्लैटों में रहने वालों को वैसे भी एक दूसरे के बारे में कम ही पता होता है। अगर इलाका पॉश हो तो ऐसे मामले में लोग चुप्पी साधे रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। फ्लैट ऐसे बने होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है बगल वाले को भी पता नहीं चलता। ले देकर एक गार्ड ही बचता था, जिसे पता होता था कि इमारत में कौन कब आता जाता है। इसीलिए पुलिस गार्ड के पास पहुंची। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, तुम हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखते हो? नहीं साहब, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले से सिर्फ पूछ लेते हैं कि किससे मिलना है, गार्ड ने सहज भाव से कहा। पूछने के बाद उसे जाने देते हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। नहीं, पहले उस फ्लैट वाले से फोन करके पूछते हैं जिसमें उसे जाना होता है। उधर से भेजने के लिए कहा जाता है, तभी अंदर जाने देते हैं। क्या ऐश्वर्या मैडम से भी कोई मिलने आता था? साहब, यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी से मिलने आता ही रहता है। मैं किस किस के बारे में बात करूं? अगर एक से ज्यादा बार कोई मिलने आया हो तब तो पहचान सकते हो। क्यों नहीं साहब, गार्ड ने कहा। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा ऐश्वर्या के फ्लैट पर दोबारा लौट आए। उससे एक बार फिर पूछा, मैडम फिर याद कर लीजिए, कोई तो होगा जिससे आपके पति की दुश्मनी रही होगी। एक ही बात आप लोग कितनी बार पूछेंगे? मैंने बताया तो कि मुझे नहीं पता। ऐश्वर्या थोड़ा झल्ला कर बोली।
इंस्पेक्टर शर्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली ही रहती हैं? क्यों? ऐश्वर्या ने थोड़ा विचलित होकर पूछा। मेरे कहने का मतलब ये है कि संकट की इस घड़ी में कोई तो आपका करीबी होना चाहिए। मेरी अम्मी आई हैं। अम्मी? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं उन्हें अम्मी ही कहती हूँ, ऐश्वर्या फिर बोली। इस बीच इंस्पेक्टर शर्मा उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ते रहे। उन्होंने अगला सवाल किया, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस समय वो घर में नहीं हैं। कहाँ गई हैं? बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने गई हैं। कब तक लौटेंगी? 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, ऐश्वर्या ने कहा। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा तो उनसे मिल लूँगा। आप जांच में सहयोग करती रहें। निश्चय ही एक न एक दिन कातिल पकड़ा जाएगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने उठते हुए कहा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से किसी महिला के खांसने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर कहा, आप तो कह रही थी कि अंदर कोई नहीं है, फिर ये खांसा कौन? मैंने कब कहा कि अंदर कोई नहीं है? मेरी सांस भी आई हुई है, ऐश्वर्या ने कहा। कुछ कहे बगैर इंस्पेक्टर शर्मा बाहर आ गए। जीना उतरते हुए वो यही सोच रहे थे कि पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तब नरेश के घर वालों ने कहा था कि नरेश के सिवा व्यवसाय में उनका साथ और कोई संबंध नहीं है। फिर जख्म पर मरहम लगाने उसकी माँ यहाँ कैसे आ गई? इंस्पेक्टर शर्मा थाने आकर इसी मामले पर गहराई से विचार करने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐश्वर्या ने अपनी माँ को अम्मी क्यों कहा। कहीं वो मुस्लिम तो नहीं है? अब इसका पता कैसे चले? क्यों ना नरेश के घर वालों से पूछा जाए। हो सकता है इसी वजह से नरेश के घर वाले ऐश्वर्या को नापसंद करते रहे हों। इस बारे में घर वालों से पूछने का निर्णय लेकर वो अन्य काम में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह ही ऐश्वर्या का फोन आया। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत ऐश्वर्या के घर पहुंच गए। उन्हें कागज का टुकड़ा देते हुए उसने कहा, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, 10 लाख रुपए 26 फरवरी तक पहुंचा देना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये आपको कहाँ मिला? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। गद्दे के नीचे रखा था। 27 फरवरी को नरेश की हत्या हुई थी। जाहिर था किसी ने पैसे मांगे थे। नरेश ने पैसे नहीं दिए तो उसने उसे मार दिया। पैसे किसे देना था, कहाँ देना था, इसका पता लगाना अब मुश्किल था, क्योंकि कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला था जिस पर इस तरह पैसे वसूलने का शक किया जाता। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, नरेश ने आपसे इस बारे में कोई चर्चा की थी? नहीं, ऐश्वर्या ने छोटा सा जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप उनकी पत्नी हैं। ऐसे मामलों में पति पत्नी से जरूर जिक्र करता है। हो सकता है वो मुझे परेशान ना करना चाहते हों। बहरहाल इंस्पेक्टर शर्मा ने उस कागज के टुकड़े को सहेज कर रख लिया। वो बाहर निकले तो उन्हें गार्ड की याद आ गई। वो गार्ड रूम में पहुंचे तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह दूसरा गार्ड था। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ एक दूसरा गार्ड था, वो कहाँ गया? सर, वो तो गांव चला गया। अब वो कब तक लौट कर आएगा? साहब, ये तो यहाँ के चेयरमैन साहब ही बता सकते हैं। उसका नाम पता तो मिल सकता है? साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैं तो नया नया आया हूँ। आप चाहे तो चेयरमैन साहब से पूछ लीजिए। संयोग से तभी चेयरमैन की कार अंदर दाखिल हुई। गार्ड ने इशारा किया तो साथ के सिपाही ने कार रुकवा ली। चेयरमैन जैसे ही कार से बाहर आए, इंस्पेक्टर शर्मा ने उनके पास जाकर कहा, मैं पुराने गार्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम पता मिल सकता है? बिना किसी हिल हुज्जत के चेयरमैन ने इंस्पेक्टर शर्मा को सब बता दिया। पता चला कि गार्ड नौकरी छोड़कर चला गया था। वो थाने लौट आए। गार्ड के इस तरह नौकरी छोड़कर चले जाने से उन्हें लगा कि गार्ड को ऐश्वर्या के बारे में जरूर कोई जानकारी थी। गार्ड नौकरी छोड़कर चला गया था, इसीलिए अब उससे कुछ पूछने के लिए उन्हें ही उसके घर जाना था। फिर भी वो इंतजार करते रहे कि शायद वो खुद आ जाए। इस बीच वो अंधेरे में तीर चलाते रहे। एक दिन उन्होंने नरेश के बड़े भाई को बुलाकर पूछा, सुना है आपके और नरेश के बीच रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ था। सवाल ही नहीं उठता
ये बात कहीं आपको रुखसाना ने तो नहीं बताई? ये रुखसाना कौन है? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। मैं उसका नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। भाई जब नाम ले ही लिया है तो ये भी बता दीजिए कि ये रुखसाना है कौन? हो सकता है उसी से नरेश के कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। कुछ सोचकर बड़े भाई ने कहा, रुखसाना नरेश की पत्नी का नाम है। आप ऐश्वर्या की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नरेश के बड़े भाई के इस खुलासे से ये तो साफ हो गया कि रुखसाना ही ऐश्वर्या है। इंस्पेक्टर शर्मा समझ गए कि इसी वजह से नरेश को अलग मकान लेकर रहना पड़ रहा था। यह तो घर वालों की शराफत थी कि उन्होंने नरेश को बिजनेस से अलग नहीं किया था। ऐश्वर्या की असलियत पता चलने पर इंस्पेक्टर शर्मा को उसी पर शक हुआ। उन्हें पहले से ही उस पर शक था। अब उन्होंने अपनी जांच उसी पर केंद्रित कर दी। नरेश देर रात घर लौटता था। इस बीच वो किन किन लोगों से मिलती थी, कहाँ जाती थी, अब ये पता लगाना जरूरी हो गया था। ये सारी जानकारियां गार्ड से ही मिल सकती थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। इसका मतलब अब वो आने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर शर्मा ने चेयरमैन द्वारा दिए गए पते पर जाने का विचार किया। वो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला था। इंस्पेक्टर शर्मा स्थानीय पुलिस की मदद से उसके घर पहुंच गए। पूछने पर उसकी पत्नी ने बताया कि वो तो मुंबई चले गए हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा कि उसने वाराणसी वाली नौकरी क्यों छोड़ दी, तो उसकी पत्नी ने बताया कि वहां कोई लफड़ा हो गया था जिससे उसकी जान को खतरा था। अब इंस्पेक्टर शर्मा चौंके। उन्हें लगा कि गार्ड को कुछ तो पता रहा ही होगा, तभी हत्यारे ने उसे चेतावनी दी होगी। हो सकता है वो खुद ही हत्या में शामिल रहा हो, इसीलिए भाग गया है। फिर तो बिना देर किए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधे मुंबई पहुंच गए। गार्ड का मुंबई का पता पत्नी से ही मिल गया था। संयोग से गार्ड उसी पते पर मिल गया। इंस्पेक्टर शर्मा को देखकर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कहा, साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ इसीलिए भाग आया था कि एक साहब ने मुझे 50,000 रुपए देकर हमेशा के लिए वो नौकरी छोड़कर चले जाने की हिदायत दी थी। न जाने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। तो पहले तो गार्ड हिला हवाली करता रहा, परंतु जब इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे जेल भेजने की धमकी दी तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब पहले आप भरोसा दिलाइए कि मुझे कुछ नहीं होगा। विश्वास करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया। साहब उस आदमी का नाम सलीम है। अब ये सलीम कौन है? साहब वो अक्सर शाम को कार से आता था, पूरी रात नरेश साहब के फ्लैट में रुकता और सुबह जल्दी चला जाता था। इस बात को छिपाए रखने के लिए वो मुझे टिप भी देता था। इंस्पेक्टर शर्मा चौंके। नरेश से उसका क्या संबंध था जो वो उसकी मौजूदगी में भी उसके फ्लैट में पूरी रात रुकता था? लेकिन कोई आदमी भला किसी गैर मर्द को कैसे अपने फ्लैट में पूरी रात रुकने देगा? ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बस इतना ही समझ में आया कि किसी बात पर दोनों में तकरार हुई होगी, जिसकी वजह से नरेश को जान गंवानी पड़ी। तकरार की वजह रुपया भी हो सकता था और ऐश्वर्या की खूबसूरती भी। अब इंस्पेक्टर शर्मा के सामने चुनौती थी सलीम का पता लगाना, वो भी इस तरह कि ऐश्वर्या को पता न लग सके। इंस्पेक्टर शर्मा गार्ड को साथ लेकर वाराणसी आ गए। काफी सोच विचार कर उन्होंने एक चाल चली। वो सीधे ऐश्वर्या के फ्लैट पर पहुंचे और उसे बताया कि खूनी का पता चल गया है। एकदम से चौंक कर ऐश्वर्या ने पूछा, कैसे? कौन है हत्यारा? आपकी कागज वाली बात सच निकली। मांगी गई रकम न मिलने पर नरेश के ऑफिस के एक कर्मचारी ने उसकी हत्या की है। झूठ बोलकर इंस्पेक्टर शर्मा ऐश्वर्या के चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने देखा ऐश्वर्या के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई थी। उन्होंने पूछा, कातिल के पकड़े जाने से आप खुश नहीं हैं क्या? क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। क्या आपने उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, वो फरार है, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। इस तरह उन्हें आगे की जांच के लिए समय मिल गया। इसके बाद उन्होंने सादे कपड़ों में ऐश्वर्या के घर की निगरानी के लिए सिपाहियों को लगा दिया। अगले ही दिन दोपहर के आसपास
ऐश्वर्या अपने फ्लैट से निकली और मुख्य सड़क पर आकर एक जगह खड़ी हो गई। थोड़ी देर में काले रंग की एक कार आई, जिस पर बैठकर वो चली गई। कार में कौन था ये सिपाही नहीं देख पाया, लेकिन उस कार का नंबर उसने नोट कर लिया था। नंबर से पता चला कि वो कार किसी सलीम की थी। इस तरह सलीम का पता चल गया। अब इंस्पेक्टर शर्मा को गार्ड से उसकी शिनाख्त करवानी थी। वो गार्ड को अपनी कार में बैठाकर उसी जगह खड़े हो गए जहां एक दिन पहले ऐश्वर्या कार पर सवार हुई थी। थोड़ी देर में वो कार आई तो गार्ड ने सलीम की पहचान कर दी। अगले दिन इंस्पेक्टर शर्मा ऐश्वर्या के फ्लैट पर पहुंचे। जब उन्होंने उससे सलीम के बारे में पूछा तो वो सख्ते में आ गई। उसने हकलाते हुए कहा, सलीम मेरा भाई है। कहाँ रहता है? भदोही में, ऐश्वर्या ने कहा। ऐश्वर्या इस बात की सूचना सलीम को दे सकती थी, इसीलिए इंस्पेक्टर शर्मा ने पहले ही अपनी एक टीम वहां भेज दी थी। वो ऐश्वर्या के घर से सीधे निकले और सलीम के घर की ओर चल दिए। पता उनके पास था ही। भदोही पहुंचकर उसकी आलीशान कोठी देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने गार्ड से सलीम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो ऑफिस में है। पता लेकर इंस्पेक्टर ऑफिस पहुंचे तो वहां वो मिल गया। उन्होंने सीधे पूछा, रुखसाना उर्फ ऐश्वर्या से आपका क्या संबंध है? रुखसाना मेरे यहाँ रिसेप्शनिस्ट थी। 2 साल मेरे यहाँ काम करने के बाद उसने किसी नरेश नाम के व्यक्ति से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। थोड़ा कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। वो मेरे लिए एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसीलिए मैं उसके बारे में पता करके क्या करूँगा, कहकर सलीम ने पल्ला झाड़ना चाहा। तभी एक कर्मचारी ने अंदर आकर उसके सामने एक पर्ची रख दी। पर्ची पढ़कर सलीम ने कहा, माफ़ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। कर्मचारी से चाय लाने को कहकर सलीम बाहर आया। इंस्पेक्टर ने उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन अपनी ओर मोड़ ली, जो सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा था। स्क्रीन पर ऐश्वर्या उर्फ रुखसाना का चेहरा दिख रहा था। हालांकि वो बुर्के में थी, लेकिन अंदर आकर उसने चेहरा खोल लिया था। उसे देखकर इंस्पेक्टर शर्मा हैरान रह गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नरेश की हत्या के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। ऐश्वर्या ने पूछा, इंस्पेक्टर तो नहीं आया था? वो अंदर बैठा है, सलीम ने कहा। उसे यहाँ का पता कैसे मिला? मैंने बताया है, उससे तुम्हें अपना भाई बताया है। बेवकूफ़, तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, सलीम फुसफुसाते हुए चीखा। मैंने कैसे खेल बिगाड़ दिया? तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? और क्या कहती? मैंने उसे सच सच बता दिया है कि तुम मेरे यहाँ रिसेप्शन पर काम करती थी। अब क्या होगा? ऐश्वर्या बेचैनी से बोली। अब जो भी होगा हम दोनों झेलेंगे। फिलहाल तुम जिस तरह आई हो वैसे ही लौट जाओ, सलीम ने कहा और ऑफिस में आकर बैठ गया। उसके बैठते ही इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, आप रुखसाना को पहचान तो सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ वाराणसी चलना होगा। मेरे पास समय नहीं है, समय निकालना होगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने घुड़का तो वो साथ चल पड़ा। पहले तो वो कहता रहा कि वो रुखसाना के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उसका रुखसाना उर्फ ऐश्वर्या से अवैध संबंध था, तो वो सन्न रह गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर शर्मा ने ऐश्वर्या उर्फ रुखसाना, सलीम और गार्ड को आमने सामने किया तो सारा रहस्य उजागर हो गया। गार्ड ने सलीम की ओर इशारा करके कहा, यही साहब अक्सर ऐश्वर्या मैडम से मिलने देर शाम को आया करते थे। अब सिवाय अपना अपराध स्वीकार करने के उन दोनों के पास कोई उपाय नहीं बचा था। सलीम और ऐश्वर्या फंस चुके थे। अब इंस्पेक्टर शर्मा ये जानना चाहते थे कि ऐश्वर्या उर्फ रुखसाना ने सलीम के साथ मिलकर नरेश की हत्या क्यों की थी। पूछताछ शुरू हुई तो रुखसाना ने सिसकते हुए कहा, सलीम के यहाँ नौकरी करते हुए उनसे मेरे नाजायज संबंध बन गए थे। मैं इनसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये मुझे बीवी नहीं रखैल बनाकर रखना चाहते थे, जो मुझे मंजूर नहीं था। इनकी बेवफाई से मैं हताश हो उठी। तभी नरेश से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने उन्हें पाने में देर नहीं की। आपने नरेश को धोखा क्यों दिया, जबकि उसने तुम्हारे लिए अपने खून के रिश्ते तक को छोड़ दिया था? वो सुबह निकलते थे तो देर रात को ही घर आते थे। उन पर काम का बोझ इतना अधिक था कि आते ही खा पी कर सो जाते थे, जबकि मैं चाहती थी
कि वो मुझे कुछ समय दें, मुझसे बातें करें, घुमाने फिराने ले जाएं, लेकिन उन्हें अपने काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, जिससे मैं चिढ़ जाती थी। वो तुम्हारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते थे, क्या ये कम था? एक औरत को सिर्फ सुख सुविधा ही नहीं चाहिए, उसकी और भी ख्वाहिशें होती हैं। अगर उनके पास मेरे लिए समय नहीं था तो वो मुझसे शादी ना करते, सिसकते हुए ऐश्वर्या ने कहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और से संबंध बना लिया जाए। इंस्पेक्टर शर्मा फिर चिल्लाकर बोले, चलो संबंध बना लिया ठीक था, लेकिन नरेश को मार क्यों दिया? नरेश की बेरुखी की वजह से मैंने सलीम से दोबारा जुड़ने का मन बनाया। इत्तेफाक से उसी बीच एक मॉल में मेरी मुलाकात सलीम से हो गई। ये खरीदारी करने आए थे। इन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा तो मैंने दे दिया। उसके बाद बातचीत तो होने ही लगी, मिलना जुलना भी शुरू हो गया। सलीम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वो अक्सर देर शाम को मेरे घर आते और सुबह जल्दी चले जाते। तुम्हारे पति ऐतराज नहीं करते थे। उन्हें रात की कॉफ़ी में ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां मिलाकर मैं दे देती थी, जिससे वो गहरी नींद सो जाते थे। एक रात उनकी नींद खुल गई। मुझे अपने पास न पाकर जब वो उठे तो दूसरे कमरे में लाइट जलती देखकर वहां आ गए। सलीम को मेरे साथ देखकर वो कुछ पूछते उससे पहले ही हम दोनों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। सलीम ने उनके हाथ पकड़ लिए तो मैंने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद जमीन पर गिराकर सलीम तब तक उनका गला दबाए रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद रात में लाश को ले जाकर कुएं में डाल दिया। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने ऐश्वर्या उर्फ रुखसाना और सलीम को वाराणसी की अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इन दोनों का क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर नरेश को तो ऐश्वर्या उर्फ रुखसाना की खूबसूरती पर मर मिटने की सजा मिल गई। आज की नई पीढ़ी सीरत पर नहीं सूरत पर मर रही है, जिसका वो खामियाजा भी भुगत रही है।